हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है इकबाल सिंह और मैं आज आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 का पार्ट सेकंड लेके आया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और जिन्होंने भी मेरा पुराना लेक्चर नहीं देखा पहले जाके वो लेक्चर देख लें। तो चलो करते हैं हम आज का टॉपिक स्टार्ट, रिवॉल्ट ऑफ 1857 पार्ट 2। उसको स्टार्ट करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, पिछला रिवाइज कर लेते हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857 का हमने पढ़ा था पुराने लेक्चर में कि इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ठीक है, किसके अगेंस्ट हुई थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। और इसको सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है। ये इसके दो और नाम भी हैं। उसके बाद हमने पढ़े थे इसके कॉजेज थे, 6 कॉजेज थे। पहला सोशल कॉज था, दूसरा रिलीजियस कॉज, थर्ड वन इज पॉलिटिकल, देन इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड लास्ट वन इज इमीडिएट कॉज। ये 6 कॉजेज हमने पढ़े थे। सोशल कॉज में हमने देखी थी 3 चीज़ें थी। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज थोप दी थी, दूसरी सती प्रथा बंद कर दी थी, और थर्ड विडो रीमैरिज स्टार्ट कर दी थी। ये भी क्या बने थे, तीनों कॉज का हिस्सा बने थे, क्योंकि लोगों को गुस्सा आ गया था उस पर कि हम पे इंग्लिश लैंग्वेज थोप रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ उस टाइम पे लोग पसंद नहीं करते थे। सती प्रथा बंद कर दी, विडो रीमैरिज स्टार्ट कर दी, तो ये क्या थे, कॉज बने थे। इस सोशल कॉज में मैंने सारे डिस्कस किए हुए हैं। जिन्होंने भी मेरा पुराना लेक्चर नहीं देखा वो जाके प्लीज़ देख लो। उसके बाद हमारे पास ये आ गया, हमारे पास सोशल कॉज। सोशल कॉज के बाद हमारे पास आते हैं रिलीजियस कॉज। रिलीजियस कॉजेज में क्या किया था, क्रिश्चियन मिशनरीज स्टार्ट हो गई थी। मीन्स कि ब्रिटिशर्स लोगों का रिलीजन कन्वर्ट कर रहे थे इनटू क्रिश्चियनिटी। दूसरा थी जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट आ गए थे। ठीक है, आर्मी में रूल चेंज हो गए थे। ठीक है, तो ये रिलीजियस कॉजेज में 2 कॉजेज आए थे उस टाइम पे। थर्ड वन था इकोनॉमिक कॉजेज। फ्रेंड्स, उस टाइम पे क्या चल रहा था, हमारे पास टैक्स सिस्टम चल रहा था इंडिया में। क्या चल रहा था, टैक्स सिस्टम चल रहा था। 3 तरह के टैक्स चल रहे थे। पहला था ज़मींदारी सिस्टम, दूसरा हमारे पास था महलवारी, और थर्ड वन इज रेतवारी। ज़मींदारी से ये 90% टैक्स कलेक्ट करते थे, महलवारी से 30% कलेक्ट करते थे, और रेतवारी से ये 51% टैक्स कलेक्ट करते थे। और टैक्स देना पड़ेगा अपनी ज़मीन में, तो गुस्सा तो आएगा। तो ये क्रोध इसी रीज़न से क्या हुआ था, ये रिवॉल्ट का एक रीज़न बना था। ये इकोनॉमिक कॉजेज में आते हैं सारे। अगला हमारे पास है पॉलिटिकल कॉजेज। पॉलिटिकल कॉजेज में 2 मेन रीज़न थे। एक था सब्सिडरी अलायंस और दूसरा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सब्सिडरी अलायंस में एक संधि हुई थी इनके बीच में। इन्होंने की थी छोटे राजाओं के साथ कि वो छोटे राजाओं को अपने साइड ले ले और उनकी प्रोटेक्शन करेंगे। उनको ये बोल रहे थे हम ऐसा करेंगे कि हम बड़े राजा पे मिलकर अटैक करें। ये इनकी अंदर से क्या थी, प्लानिंग थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये क्या कर रहे थे, ये उनकी जो ज़मीन थी वो क्या कर रहे थे, हड़प रहे थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हिंदी में हड़प नीति भी बोलते हैं। ये कब शुरू हुई थी, 1840s में लेट शुरू हुई थी। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट स्टेट जो अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्होंने कैप्चर की थी वो थी सतारा इन महाराष्ट्र। उसके बाद जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी और अवध इन्होंने, फिर नागपुर इन्होंने ये सारी क्या की थी, कैप्चर की थी। उसके बाद हमारे पास है कि लिस्ट ऑफ किंग्स हु फॉट फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स इन रिवॉल्ट ऑफ 1857। कौन से किंग्स जो थे वो अलग अलग जगह से लड़े थे यहाँ पे। ये सारी इनकी मैंने लिस्ट लिखी हुई है। पहले जो थे वो दिल्ली से कौन लड़े थे, बहादुर शाह जफ़र लड़े थे। क्यों लड़े थे, इनका टाइटल जो था शहनशाह हिंदुस्तान वो ले लिया था। दूसरी लखनऊ से लड़ी थी हमारे पास बेगम हज़रत महल, जो विडो थी वाजिद अली शाह की। ठीक है, बाद में ये नेपाल चली गई थी। कानपुर से हमारे पास कौन लड़े थे, नाना साहिब लड़े थे। कानपुर से कौन लड़े थे, नाना साहिब। और इनके जो थे हमारे पास कमांडर इन चीफ थे वो कौन थे, तांतिया तोप। ठीक है, और ये जो थे ना नाना साहिब, ये कौन थे, अडॉप्टेड सन थे बाजीराव सेकंड के। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जगदीशपुर से कौन लड़े थे हमारे पास, अगला है जगदीशपुर से कौन लड़े थे, कुंवर सिंह और अमर सिंह, दोनों भाई थे। इन दोनों की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द बैटल। और ये कौन थे, लैंडलॉर्ड थे बिहार के। ये कहाँ से लड़े थे, जगदीशपुर बिहार से। नेक्स्ट वन इज 5th पॉइंट, झांसी। झांसी से कौन लड़ा था, रानी लक्ष्मीबाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके अगेंस्ट लड़ी थी, सर ह्यूज रॉस। इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट। इनका ओरिजिनल नेम था मनु और इनको मणिकर्णिका भी बोला जाता था। मैरिड टू राजा गंगाधर राव। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाइड इन कपली नियर झांसी। ये ड्यूरिंग द फाउट इनकी डेथ होगी जाती है, फाइट। तो ये कपली में इनकी डेथ होती है। और ये कपली कहाँ पे, ये कपली है झांसी के पास फ्रेंड्स। और इनका अडॉप्टेड सन भी था आनंद राव। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इन 1857 को सर ह्यूज रॉस इनको बोलते हैं नो वन फॉट लाइक रानी लक्ष्मीबाई, कि इनके जैसा कोई भी नहीं लड़ा था। शी वॉज द ब्रेवेस्ट रेबल अमंग द ऑल लीडर्स। ये क्या थी, एक बहुत ही ब्रेवेस्ट लीडर रही थी उस टाइम पे, और इनके जैसा कोई भी नहीं लड़ा था। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिलिट्री कॉज। मिलिट्री कॉजेज में हमारे पास आते हैं
ये चीज़ें लो पोस्ट दी जाती थी उनको, जो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और बाद में ये क्या बना था, ये भी एक रिवॉल्ट ऑफ 1857 का रीज़न बना था। नेक्स्ट जो था वो था इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज में यूजेस ऑफ इनफील्ड राइफल्स, जिनको हम चर्बी वाले कारतूस भी बोलते थे। और ये भी क्या बना था, एक रीज़न बना था, क्योंकि इसके ऊपर काऊ और पिग का मीट लगा जाता था, जो एक रिलीजियस बिलीव का क्या बनता है, एक रीज़न बनता है। तो ये भी एक रिवॉल्ट का एक रीज़न बना था। और जो रीज़न थे फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 के, वो क्या थे, हमारे पास गुड वेपन्स नहीं थे लड़ने के लिए, हमारे पास कोई सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप नहीं थी, हमारी जो लीडरशिप थी, जो लोग थे वो डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्ट्स थे, अलग अलग जगहों से रिवॉल्ट कर रहे थे, लड़ रहे थे, कोई सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप नहीं थी। जो मॉडर्न एजुकेटेड क्लास थी उन्होंने पार्ट ही नहीं लिया था इस रिवॉल्ट में। मॉडर्न एजुकेशन क्लास ने बोला कि हमें लड़के क्या मिलेगा, उन्होंने यहाँ पे पार्ट ही नहीं लिया था। और जो किंग्स तो थे, कुछ किंग्स ऐसे भी थे हमारे इंडिया के जो ब्रिटिशर की साइड पे थे, ठीक है, वो कहाँ थे, ब्रिटिशर की साइड पे। सबसे पहले जो किंग थे वो थे किंग ऑफ सिंधिया, ग्वालियर से थे ये। किंग ऑफ होलकर, ये इंदौर से थे। और महाराजा ऑफ पटियाला, ये भी कहाँ थे, ब्रिटिशर्स के साइड पे थे उस टाइम पे। और हमारे पास जो कम्युनिकेशन लेवल था हमारा, ये बहुत कम था। ये सारे फ्रेंड्स क्या बने थे, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के फेलियर के एक रीज़न बने थे। अगला जो आज का हमारा लेक्चर शुरू होता है, वो शुरू होता है अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें क्या हैं, ऑन 29th मार्च 1857 मंगल पांडे रिफ्यूज टू फायर फ्रॉम द इनफील्ड राइफल। ये मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है। इमीडिएट कॉज में जो इनफील्ड राइफल चलाने से क्या कर दिया था, हमारे सिपाहीज ने, इंडियन सिपाहीज ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। उसमें से एक जो सिपाही थे वो थे मंगल पांडे, इंडियन सिपाही थे, ब्रिटिशर की उस टाइम आर्मी में थे, बट ये इंडियन थे। इन्होंने क्या किया था, मंगल पांडे ने, इन्होंने बोला था मैं नहीं चलाऊंगा इनफील्ड राइफल, मैं यूज़ नहीं करूंगा। और ये कहाँ से, कौन सी नेटिव इन्फेंट्री से थे, 34th नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से ये थे। और ये कहाँ पे थी, ये थी बैरकपुर में नियर कलकत्ता। इन्होंने चलाने से मना कर दिया था। ये शुरू हुआ था 29 मार्च 1857 को। और मंगल पांडे ने क्या किया था, ही ऑल्सो किल 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स, जिनका नाम था ह्यूजसन और बॉग। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने 2 और ब्रिटिश ऑफिसर को क्या किया था, मार दिया था। उनका नाम था ह्यूजसन और बॉग। और ये कहाँ पे हुआ था सारी घटना, ये घटना हुई थी बैरकपुर नियर कलकत्ता में हुई थी फ्रेंड्स। ये कहाँ हुई थी, बैरकपुर नियर कलकत्ता में। अब म्यूटिनी रियली स्टार्टेड एट मेरठ ऑन 10th मई 1857। अब म्यूटिनी एक्चुअली में स्टार्ट कब होती है, 10th मई 1857 को। ऊपर मैंने बताया ये होती है 29th मार्च 1857 को। इसको एक्चुअली में होना कब था, 10th मई को होना था, बट ये मंगल पांडे ने इनको क्या कर दिया, पहले ही स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या बना था, ये एक रीज़न बना था। होनी चाहिए 10th मई को, बट होगी 29th मार्च को। अपने ही टाइम से पहले ये जो है हमारे पास म्यूटिनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या बना था, सबसे बड़ा रीज़न बना था किसका, फेलियर का। क्यों, क्योंकि लोग जो थे हमारे इंडियंस, वो इसके लिए रेडी नहीं थे म्यूटिनी के लिए। ये पहले ही स्टार्ट हो जाती है, होनी एक्चुअली में 10th मई को थी। तो इट वाज द बिग रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब ये रिवॉल्ट तो चलो फेलियर इसका हो गया, रिवॉल्ट का फेल हो गया ये रिवॉल्ट। अब इसका रिजल्ट क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, इसका रिजल्ट क्या आता है। जब इस रिजल्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 का क्या आता है कि क्वीन विक्टोरिया को ये पता लगता है, लंदन में बैठी हुई है क्वीन विक्टोरिया, इसको पता लगता है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये हुआ है इंडिया में। और फिर क्वीन क्या करती है, इंडिया में आती है और आके क्या बोलती है, बहुत बड़ी बात बोलती है। ये बोलती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल अब यहाँ पे क्या होता है, ख़त्म होता है। क्या होता है, ख़त्म होता है। और उसने यहाँ पे क्या बनाया, एक एक्ट बनाती है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये एक्ट बनाती है, जिस एक्ट को और क्या बोला जाता है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। इसमें क्या होता है, इसमें वो 3 चीज़ें करती है। पहली चीज़ वो क्या करती है, फिनिश्ड करती है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को, जो पहले इन्होंने हड़प नीति शुरू की थी। दूसरी चीज़ ये क्या करती है, कोई भी रिलीजियस इंटरफेरेंस नहीं होगी। और थर्ड वन, एवरीवन विल गेट इक्वालिटी। ये तीनों क्या, हर सबको क्या मिलेगी, इक्वालिटी मिलती है। फ्रेंड्स, आपको लगता है ये सारी चीज़ें हुई होंगी, नहीं, इनमें से कोई चीज़, एक ही चीज़ होती है सिर्फ। ये कौन सी चीज़ होती है, यहाँ पे होती है नो रिलीजियस इंटरफेरेंस। ये एक चीज़ होती है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी वैसे ही चलता रहता है, एवरीवन विल गेट इक्वालिटी, ये भी नहीं मिलती है। ये आपको बताता हूँ मैं आगे कैसे, ठीक है। फिर से देख लो, क्वीन विक्टोरिया इंडिया में आती है, वो क्या करती शुरू करती है, वो बोलती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल अब यहाँ से क्या होता है, ख़त्म होता है। और वो क्या बनाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाती है 1858, जिसको बोला जाता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। ओके, नेक्स्ट वन इज, अब एक और चीज़ करती है यहाँ पे क्वीन, यहाँ पे क्या करती है, क्वीन क्या करती है, गवर्नर जनरल को चेंज करके
उसको बना देती है वाइसरॉय। गवर्नर जनरल को चेंज करके क्या बना देती है, वाइसरॉय। अब गवर्नर जनरल और वाइसरॉय फ्रेंड्स ध्यान से देखना, ये दोनों एक ही पर्सन है, बस इसमें फ़र्क क्या है कि अगर पर्सन क्या करेगा, ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको गवर्नर जनरल बोला जाएगा, अगर वो इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, वाइसरॉय बोला जाएगा। बस ये फ़र्क है। बाकी गवर्नर जनरल का बस नाम चेंज होता है वाइसरॉय में, बाकी इसका फंक्शन क्या है कि अगर वो बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिटिश को तो उसको गवर्नर जनरल बोलेंगे, अगर वो इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वाइसरॉय बोलेंगे। अब उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे जब ये चेंज होकर वाइसरॉय में बनते हैं, तो लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम पे, तो इनको हम बोलेंगे लास्ट गवर्नर जनरल बोलेंगे, क्योंकि अब तो ये वाइसरॉय बन गए। लास्ट गवर्नर जनरल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फर्स्ट वाइसरॉय में कन्वर्ट हो जाते हैं। लॉर्ड कैनिंग ही होंगे लास्ट गवर्नर जनरल, और लॉर्ड कैनिंग को ही बोलेंगे फर्स्ट वाइसरॉय, क्योंकि फ्रेंड्स यही जो पर्सन था यही लॉर्ड गवर्नर जनरल से क्या बन जाता है, वाइसरॉय बन जाता है। नेक्स्ट देखो, क्यून एक और सिस्टम स्टार्ट करती है। अभी देखो क्या है, क्यून को, वो तो लंदन में बैठी हुई है, उसको कुछ नहीं पता है कि इंडिया में क्या चल रहा है। उसको क्या करना है, उसको ब्रिटिशर्स की जो भी वो काम कर रहे हैं इंडिया में, नो द वर्किंग ऑफ द ब्रिटिशर्स इन इंडिया, उसने क्या बनाया, एक सिस्टम बनाया। उसने क्या क्रिएट किया, उसने क्रिएट किया इंडियन हाउस। क्यून क्या क्रिएट करती है, क्यून क्रिएट करती है इंडियन हाउस। अब ये इंडियन हाउस कहाँ है फ्रेंड्स, ये क्यों इंडियन हाउस है लंदन में। कहाँ है ये क्यों इंडियन हाउस, लंदन में है। और इसके कितने मेंबर्स हैं, इसके 15 मेंबर्स हैं। ठीक है, ये कौन स्टार्ट करता है, क्यून। कहाँ स्टार्ट करती है, इंडियन हाउस लंदन में स्टार्ट करती है। इसके कितने मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स। अब इसका क्या होगा, इसका हेड कौन होगा, इसका हेड होगा सेक्रेटरी। इसका हेड कौन होगा, सेक्रेटरी, जिसको एक और नाम बोलते हैं, जिसका नाम है इंडियन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसको एक और नाम से बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब देखो, इंडियन हाउस का हेड कौन होगा, सेक्रेटरी। क्यों बनाती है एक इंडियन हाउस जो कहाँ पे, लंदन में। इसके 15 मेंबर्स हैं और इसका हेड कौन है, सेक्रेटरी है। और ध्यान देना फ्रेंड्स, फर्स्ट सेक्रेटरी जो थे वो थे लॉर्ड स्टैनले। फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे, लॉर्ड स्टैनले। ठीक है, अब इसका सिस्टम के बारे में बनते हैं, सिस्टम कैसा चलेगा ये। अब क्यू ने जो सिस्टम बनाया था वो क्या था कि गवर्नर जनरल या वाइसरॉय जो होगा वो किसको आगे जवाब देगा, किसको आंसरेबल होगा, वो आंसरेबल होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसको आंसरेबल होगा। और ये कहाँ बैठा हुआ है, ये फ्रेंड्स बैठा हुआ है इंडियन हाउस में। ये इसको जवाब देगा। और ये जो सेक्रेटरी होगा ये आगे किसको जवाब देगा, क्यून को जवाब देगा, जो भी वर्किंग इंडिया में चल रही है। ठीक है, ये जो वर्किंग इंडिया में चल रही है ये कौन जवाब देगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये क्यून को देगा। गवर्नर जनरल या वाइसरॉय किसको देगा, सेक्रेटरी को देगा जो इंडियन हाउस में बैठा हुआ है। और आगे जाके ये इंडियन हाउस वाला पर्सन किसको देगा, क्यून को देगा। ठीक है, बट ये जो सिस्टम था ये इतना रिलायबल नहीं चला। क्यों नहीं चला, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था। अब ये गवर्नर जनरल जो था ये जाएगा कहाँ पे, लंदन में जाएगा। उस टाइम पे लंदन में जाने वाला टाइम भी बहुत लगता था, शिप से जाना पड़ता था। और ये सारा पैसा जो देना पड़ता था किसको देना पड़ता था, ये इंडियन गवर्नमेंट को ही देना पड़ता था। हमारे ही कंट्री से ये पैसा जा रहा था। तो लॉट ऑफ मनी वॉज वेस्टेड इन दिस प्रोसेस। और ये इतना रिलायबल भी नहीं था। क्यों रिलायबल नहीं था, सेक्रेटरी जो था वो वाइसरॉय से मिला हुआ था। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि ये जो सिस्टम था इतना अच्छी तरह नहीं चला था। ये जो सेक्रेटरी था ये वाइसरॉय से मिला हुआ था। दे वर नॉट लॉयल टू द क्यून। ये जो क्यून के साथ ये लॉयल नहीं थे। मैंने आपको ऊपर भी बताया था ना कि 3 चीज़ें जो क्यून ने ख़त्म की थी। उसने बोला था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ख़त्म कर दो, नो रिलीजियस इंटरफेरेंस, एवरीवन विल गेट इक्वालिटी। ये तीनों में से सिर्फ एक ही चीज़ मिली थी, सेकंड वाली, बाकी दोनों चीज़ें नहीं मिली थी। क्योंकि वाइसरॉय और जो थे हमारे पास सेक्रेटरी थे जो थे इंडियन हाउस के हेड जो थे वो क्यून के साथ क्या हुए थे, लॉयल नहीं थे। तो ये सिस्टम इतना रिलायबल नहीं भी था। जब इस पर इतना ज़्यादा पैसा वेस्ट हो रहा था ना, इस सारी चीज़ों पे इतना ज़्यादा पैसा वेस्ट हो रहा था, तो हमारे इंडिया के एक पर्सन थे जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इन्होंने क्या दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसको हम बोलते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। दादा भाई नौरोजी ने क्या दी थी, एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। और इनकी एक बुक भी लिखी थी इन्होंने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, he was also known as by the name of grand old man of India। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। who was also known as the grand old man of India, ये कौन थे हमारे पास, दादा भाई नौरोजी। तो इस पे फ्रेंड्स ध्यान देना।
उसके बाद अगला टॉपिक जो है हमारे पास वो है इंपॉर्टेंट बुक्स ऑन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स कई बार पूछी गई हैं और इस बार भी पूछी जाएंगी। पहली बुक जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे लिखी गई थी वो लिखी गई थी द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 59। ये किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स। किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। नेक्स्ट जो बुक लिखी थी हमारे पास रिबेलियन 1857। रिबेलियन 1857 ए सिम्पोजियम। ये किसने लिखी थी? पीसी जोशी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? ये लिखी थी पीसी जोशी ने। थर्ड बुक हमारे पास जो है वो है द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 ये लिखी थी हमारे पास आर.सी. मजूमदार ने। किसने लिखी थी? आर.सी. मजूमदार ने लिखी थी ये। फोर्थ बुक जो थी वो थी हमारे पास 1857, वो लिखी थी एस.एन. सेन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? एस.एन. सेन ने। अगली बुक जो थी हमारे पास कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट ये लिखी थी हमने। किसने लिखी थी? साइद अहमद खान ने लिखी थी। किसने लिखी थी? साइद अहमद खान ने लिखी थी। सिक्स्थ जो थी हमारे पास बुक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होना पहली और लास्ट बुक में। पहली बुक जो थी वो थी हमारे पास फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बुक है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये दोनों इनका नाम मिलता जुलता है बट इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखी थी वी.डी. सावरकर जी ने लिखी थी। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसने लिखी थी? वी.डी. सावरकर जी ने लिखी थी ये। और सेवंथ बुक है जो ये फ्रेंड्स मैं सारी इंपॉर्टेंट बुक्स लेके आया हूँ सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे बुक्स बहुत ज़्यादा बट आपको उस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो है सारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेके आया हूँ। सेवंथ बुक जो हमारे पास द सिविल रिबिलियन इन इंडियन म्यूटनीज ये लिखी थी हमारे पास एस.बी. चौधरी ने। किसने लिखी थी? एस.बी. चौधरी ने। सिविल रिबिलियन इन इंडियन म्यूटनीज ये लिखी थी हमारे पास एस.बी. चौधरी ने। ये हमारे पास आ गई इंपॉर्टेंट बुक्स। तो फ्रेंड्स ये आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। ये था हमारे पास रिवॉल्ट ऑफ 1857 का पार्ट 2 और हमारा ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 यहाँ पे ख़त्म होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेके आऊँगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो फ्रेंड्स बी गेट रेडी और आप इनको रिवाइज़ कर लें क्योंकि ऐसे फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस में बड़ी चीज़ें जो होंगी वो मिलती जुलती होंगी, वो समझ नहीं आएंगी। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर और रिवाइज़ करते रहो। गुड बाय।